नमस्ते। आप सभी का फेसबुक लाइव के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और राजपाल एंड सन्स ने प्रेमचंद के इस जन्मशती के अवसर पर उनकी रचनाओं पर ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा है। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में ये पहला कार्यक्रम है जो कि प्रेमचंद के सेवा सदन पर आधारित है। सबसे पहले मीरा जौहरी जी और प्रणव जौहरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने लेखकों को और बाहर के कई विद्वानों को बुलाया और फेसबुक लाइव के जरिए हमें संवाद का, अपने पाठकों से और आलोचकों से संवाद का एक अवसर मुहैया कराया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम सेवा सदन पर बात करेंगे, खास करके स्त्री यौनिकता का प्रश्न और प्रेमचंद के विशेष संदर्भ में कि प्रेमचंद स्त्री यौनिकता को लेकर के क्या सोचते थे। देखिए, सेवा सदन का प्रकाशन सन 1919 में हुआ और अब मतलब इस साल सेवा सदन के प्रकाशन को पूरे हुए हैं 101 साल। हमें प्रेमचंद का विश्लेषण करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिस समय विश्लेषण कर रहे हैं उस समय 101 सालों का अंतराल है। ये उपन्यास अपने मूल रूप में सबसे पहले बाज़ारे हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा गया था। प्रेमचंद ने बहुत प्रयास किया कि बाज़ारे हुस्न उर्दू में छपे, लेकिन उसको कोई प्रकाशक नहीं मिला। प्रेमचंद ने इसके बारे में, अपने इस उपन्यास के बारे में अपने मित्र दया नारायण निगम को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस्सा लिखते लिखते मैं नॉवल लिख चला। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है अब मैं नॉवल निगार ही हो जाऊं। मुझे नॉवल लिखने में इतना मज़ा आ रहा है कि मैं नॉवल निगार ही हो जाऊं। बाज़ारे हुस्न का प्रकाशन के लिए जब वो गए उर्दू के प्रकाशकों के पास तो उनको प्रकाशक नहीं मिला और इसका तर्जुमा, बाज़ारे हुस्न का तर्जुमा प्रेमचंद ने सेवा सदन के नाम से कर दिया। उनकी आशा के बिल्कुल उलट, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं बेस्ट सेलर, सेवा सदन के प्रकाशित होते ही देखते देखते उसके कई संस्करण बिक गए और उसके कई संस्करण बिके और प्रेमचंद खुद हिंदी में इस उपन्यास के इतने सारे पाठकों द्वारा उसके स्वागत से वो बिल्कुल अचंभित रह गए। अमृत राय ने इस बात का जिक्र किया है कि प्रेमचंद अचंभित रह गए। लेकिन ये जो प्रेमचंद ने सेवा सदन में जिस स्त्री की बात की, ये स्त्री कौन सी थी और इस स्त्री की बातचीत के लिए प्रेमचंद ने किस तरह के संस्कारों का सहारा लिया था और प्रेमचंद ने उस उपन्यास का शीर्षक सेवा सदन ही क्यों रखा। ये कुछ मतलब सवाल आते हैं जिसका सामना हमें करना चाहिए और जिससे प्रेमचंद के बहुत सारे जो प्रेमचंद से संबंधित सवाल हैं उनका जवाब हमें मिल सकता है जब हम इनके बारे में सोचते हैं। देखिए कि हमें एक बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि एक उपन्यास जिसका शीर्षक सेवा सदन रखा जा रहा है और उसी उपन्यास का उर्दू तर्जुमा बाज़ारे हुस्न के नाम से और उसका हिंदी तर्जुमा सेवा सदन के नाम से,
बाजारे हुस्न में बाजार, हुस्न, जवानी, सौंदर्य, नशा और जितने भी जिंदगी के मौज मजे हो सकते हैं जो बाजार में मिलते हैं, उन उन सबका एक संगूफन हम देखते हैं। जबकि सेवा सदन इसके ठीक उलट एक ऐसा घर, एक ऐसा सदन जो सेवा का सदन हो। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रेमचंद ने यह शीर्षक कैसे बदला और क्यों बदला। अगर हम इस पर ध्यान देंगे तब हम ये जान पाएंगे कि स्त्री यौनिकता का जो प्रश्न है वो सेवा सदन में किस तरह से आया और वो किस तरह से प्रेमचंद को व्यथित करता था और प्रेमचंद का एजेंडा क्या था। प्रेमचंद की किताब बाजार हुस्न बाजार उर्दू में नहीं छपी। अमृत राय ने इसके पीछे का कारण बताते हुए लिखा कि इसलिए ये किताब लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि इसमें जो बाजार, हुस्न, तवायफ, कोठा और इन सब के बारे में उर्दू में बहुत मुकम्मल तरीके से पहले लिखा जा चुका था। सन 1888 में 1889 में नहीं 1899 में ही एक किताब आई थी मिर्जा हादी रुस्वा की 1899 में, यानी कि सेवा सदन से 20 साल पहले। उसका नाम था उमराव जान अदा। वो अपने आप में एक मुकम्मल किताब थी जिसमें कि बाजार और एक तवाइफों का कोठा, उनके उस कोठे के अंतरंग चित्र और उसके प्रामाणिक जीवन की झांकियां, यानी बाजार के प्रामाणिक जीवन की झांकियां बहुत ही कायदे से पेश की गई थी मिर्जा हादी रुस्वा ने। और मिर्जा हादी रुस्वा के इस उपन्यास के 10 संस्करण तुरंत छप गए थे, कोई उसमें देर भी नहीं लगी थी। प्रेमचंद के सामने ये 20 साल पहले इतने लोकप्रिय हुए उपन्यास का उदाहरण था। इन दोनों उपन्यासों में क्या समानता थी? इन दोनों उपन्यासों में जो स्त्रियां थीं वो पतित कहे जाने वाली स्त्रियां थी, पतिताएं थी। चाहे वो प्रेमचंद की ये सुमन हो और चाहे मिर्जा हादी रुस्वा की उमराव जान अदा हो। अब इस पतिता को लेकर के दोनों ही लेखकों का ट्रीटमेंट अलग अलग था। अवध की स्थिति क्या थी, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वाजिद अली खां के समय तवाइफों की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को बहुत ही सम्मान के साथ उसको पुष्पित और पल्लवित किया गया था। वाजिद अली शाह बाकायदे जो बूढ़ी वेश्याएं, बूढ़ी तवाइफें होती थीं, उनको वो पेंशन दिया करते थे, तवाइफों के रहने का इंतजाम किया करते थे। अवध के अदब और संस्कृति को बनाए रखने में इन तवाइफों का एक बहुत बड़ा योगदान था। औपनिवेशिक शासन के आने के बाद और खास करके 1857 के बाद जो तवाइफों की संस्कृति थी, इस सांस्कृतिक परिदृश्य को हम बिल्कुल बदला हुआ देखते हैं। हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि संयुक्त प्रांत का जो टैक्स विभाग था, उस टैक्स विभाग में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली जो औरतें थीं, वो उनको सिंगिंग एंड डांसिंग गर्ल्स कहा गया। वो ये तवाइफें होती थी और ये न सिर्फ संस्कृति की रक्षक होती थी, बल्कि ये इन्होंने 1857 के गदर में लोगों का, आम जनता का साथ भी दिया और बहुत सारे इन पर आरोप थे कि इन्होंने क्रांतिकारियों को अपने यहाँ शरण भी दी। ये जो परिदृश्य था, ये परिदृश्य अचानक ही बदला जबकि 1857 के बाद बड़े पैमाने पर कह लीजिए कि राष्ट्रद्रोही जिसे कहा जाता है, उनकी धरपकड़ शुरू हो गई। और उनकी धरपकड़ में ये भी चीजें सामने आई कि ये जो तवाइफें हैं, इनको
सीधे सीधे देह श्रमिकों, सिंगिंग एंड डांसिंग गर्ल्स में इनको रिड्यूस कर दिया गया। और इनको रिड्यूस किया जाते ही जो पूरे भारत में और खास करके जो उत्तर भारत था, उसकी जो 110 ब्रिटिश छावनियां थी, उन छावनियों में इन तवायफों को बतौर देह श्रमिक, कहाँ तो ये तवायफें संगीत, नृत्य, कला और तरह तरह की अन्य सांगीतिक कलाओं के प्रतिनिधित्व करती थी, वहीं पर अब ये स्त्रियां देह श्रमिकों में रिड्यूस की जाने लगी। और ये देह श्रमिकों में जो जैसे ये स्त्रियां रिड्यूस की जाने लगी, वैसे ही जो इनके कह लीजिए कि इनके जो संरक्षक थे, जो इनकी कलाओं के कद्रदान थे, उन कद्रदानों का वो कद्रदान अचानक ग्राहकों में रिड्यूस हो गए। और इधर आप इस तरफ देखें कि भारतीय राजनीति में गांधी का आना और गांधी का स्त्री संबंधी जो उनका जो रवैया था, उस रवैये में उन्होंने यहाँ तक कहा कि यूरोप की संसद का हाल ऐसा है जैसे बेसुआओं का हाल। वे स्त्रियों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए निश्चित रूप से उन्होंने उनका स्वागत किया, लेकिन वे स्त्रियों के बाहर जाकर के रोजगार करने के बहुत पक्ष में हों, इसके प्रमाण हमें नहीं मिलते। और स्वयं जो प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद ने भी प्रेमचंद के बारे में प्रेमचंद घर में शीर्षक किताब में शिवरानी देवी ने जिस डायलॉग का जिक्र किया है प्रेमचंद के साथ, जिसमें वो कहती हैं कि भाई आजकल तो बहुत सारी स्त्रियां घर से बाहर निकल करके काम करने लगी हैं, जिससे घर में पैसा आता है। प्रेमचंद कहते हैं कि वो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए क्योंकि स्त्रियों के बाहर जाकर के काम करने से क्या हो रहा है कि नौजवान जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। नौजवानों की ये बेरोजगारी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप लोग आ गए हैं। ये जो नौजवानों की बेरोजगारी की चिंता है, वो प्रेमचंद की चिंता है। और इस चिंता को आप जो हिंदुत्ववादी चिंता है उससे जोड़ करके देखें। हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर के प्रेमचंद चल रहे हैं, लेकिन साथ ही वो मतलब प्रतिकामी नहीं है, वो पीछे ले जाने वाली उनकी स्थितियां नहीं है। वो ऐसा नहीं कि स्त्री को पीछे ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो जिस रगड़ और जिन टकराहटों का सामना समाज में कर रहे हैं, उन्हीं टकराहटों का सामना वो अपने चरित्रों के साथ उपन्यास में भी कर रहे हैं। उपन्यास में, सेवा सदन उपन्यास में वो सुमन का चरित्र चित्रित कर रहे हैं कि सुमन एक बहुत ही कह लीजिए कि आराम से सुविधा भोगी दरोगा कृष्णचंद की बेटी है और सुविधा में पली है। उसने कुछ घर में काम धंधा नहीं किया, यहाँ तक कि ईसाई लेडी जो है वो भी उसको पढ़ाने के लिए आती है। और दरोगा कृष्णचंद का जो जीवन है वो एक मोड़ ले लेता है जब वो बेटी के विवाह के लिए घूस लेने की कोशिश करते हैं। चूंकि उन्हें अभ्यास नहीं है घूस लेने का, इसलिए वो घूस ले नहीं पाते और वे पकड़े जाते हैं। उनका पकड़ा जाना, और यहाँ सुमन और शांता जो दो बहनें हैं, उनके जीवन का एक बड़ा टर्न ले लेना, ये प्रेमचंद दिखाते हैं। सुमन का विवाह गजाधर से हो जाता है और उससे विवाह होना, वो उससे उम्र में बड़ा है, अनमेल विवाह की वो शिकार है और उसको मालूम नहीं चलता कि उसको अपने रुपए का क्या करना है, कैसे वो अपनी गृहस्थी को कम से कम रुपयों में ज्यादा से ज्यादा दिन तक कैसे चलाए। यहां पर प्रेमचंद ठीक उसी
स्वराज्यवादी एजेंडे का पालन कर रहे हैं, जो लाला श्रीनिवास दास ने, आपको याद होगा कि परीक्षा गुरु में किया था, कि कम खर्च में देसी चीजों, कम खर्च में जीवन का पालन, गृहस्थी का पालन, और ज्यादा फैशन की चीजों की तरफ नहीं जाना, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल, इस पर उन्होंने सावधानी, खर्च और जो आय थी उसके अनुपात पर उन्होंने चैप्टर के चैप्टर लिख दिए। प्रेमचंद इस तरफ इशारा करते हैं कि उसको उसकी सुमन को अंदाजा ही नहीं है कि उसको रुपए खर्च करने आए ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसको रुपए कैसे खर्च करने, इसलिए वो अपने पति के लाए हुए रुपयों को बाहर चाट पकौड़ी में और अपने दिखावे में वो खर्च करती जाती है, और महीने की शुरुआत में ही पैसे खर्च हो जाते हैं। पति उसको सुधारने की कोशिश करता, और सुमन के मन में वो अपने जो पड़ोस में जो मुजरा करने वाली भोली बाई रहती है, उसके प्रति वो एक तरह का की वितृष्णा भी पैदा करने की कोशिश करता है। उसको वो कहता है कि वो वितृष्णा पैदा करके वो कहता है कि तुम्हारा जो स्तर है वो भोली बाई का स्तर थोड़ी है, देखो उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, तुम तो उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हो। कुछ देर के लिए सुमन इस बात को सच समझ लेती है और घर गृहस्थी में मन लगाने की कोशिश करती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब वो पार्क में अपने आप को अपमानित अनुभव करती है। वो देखती है कि जिसके पास पैसा है, भले ही वो मुजरे वाली क्यों ना हो, वो देखती है कि जिसके पास समृद्धि के सारे उपादान हैं, उन सारे उपादानों को जब वो समाज में कोई भी स्त्री दिखाती है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गृहिणी है, सती है या वो वेश्या है। और यहां पर आकर के सुमन के भीतर की जो रगड़ है वो बहुत तेज हो जाती है। इससे पहले सुमन इस बात पर ज्यादा जोर देती थी कि वो खाए पिए और पति के पैसों में से ही थोड़ी बहुत असंतुष्टि के साथ शायद वो जीवन जी भी लेती। लेकिन यहाँ अपमान का जो बोध है वो उसे अपने पैरों पर, या कह लीजिए कि खुद की कमाई पर खड़े होने के लिए उसको विवश करता। सुमन का घर छोड़ना, घर छोड़ करके वकील साहब के पास जाना, और वकील साहब का उसको शरण न देना, ये वो कह लीजिए वो मोड़ है कथानक के, जहां पर प्रेमचंद एक स्त्री के भीतर के अंतर्द्वंद्व को बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सेवा सदन की सुमन है वो चाहती थी कि वो पति का घर छोड़े और वहां जाकर के वो तवायफ बन जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि वो तो रास्ते में ये सोचती है कि मुझे अगर एक छोटी सी कोठरी किराए पर मिल जाए तो मैं सिलाई बुनाई करके, सिलाई कढ़ाई करके और मैं अपना जीवन जी लूंगी। जब उसको और कोई रास्ता नहीं नजर आता, यहां भी ध्यान देने की बात है कि उसको कोई और रास्ता क्यों नहीं नजर आता। एक स्त्री जो पर्दे में है, एक स्त्री जिसकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हुई है, एक स्त्री जिसका सामाजिक दायरा ना के बराबर है, वो स्त्री अपने दुख के समय में या पीड़ा के समय में कहां जाएगी। जिसको जानती है उसके घर जाती है, वो वकील साहब उसको मना कर देते हैं शरण देने से। उसके पास भोली बाई के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। भोली बाई के पास जब जाती है तो भोली बाई उसको समझाती है कि इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर आवाज, ये लेकर के तुम इतना दुख क्यों झेल रही हो। जो पुरुष हैं उनको सारा हक है जीवन जीने का, और हम जो स्त्रियां हैं हमारे पास सौंदर्य है, हमारे पास शरीर है, हमारे पास कलाएं हैं। तो ये लोग जब कोठे पर आए तो इनको बेवकूफ बनाओ, इनसे पैसा नोचो खसोटो और उसके बाद अपना जीवन आराम से जियो। सुमन के कोठे पर जाते ही पूरे कह लीजिए शहर में हलचल मच जाती है। ये जो हलचल मचती है, ध्यान देने की बात है कि वो कैसी हलचल है।
ये हलचल तब नहीं मचती जब एक औरत बिल्कुल पर्दे में है और वो अपनी छोटी छोटी इच्छाएं, चाट पकौड़ी खाने की इच्छा, अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा, उस पर वो नियंत्रण कर रही है, उसको पूरा नहीं कर पा रही है, तब ये लोग कहीं नहीं आते। ये लोग तब भी नहीं आते, तब भी नहीं आए जब 1899 में, इससे 20 साल पहले भी नहीं आए, जहां पर एक लड़की अमीरन उसको उसका अपहरण करके और उसको कोठे पर बेच दिया जा रहा है, तब भी नहीं आए। ये सारे समाज सुधारक, जिसमें वो महंत, वो क्या नाम है, विठल दास, ये आते हैं। ये समाज सुधारक तब आते हैं जबकि एक हिंदू स्त्री कोठे पर जाकर के अपनी आजीविका का साधन खोज रही है, और वहां उस कोठे पर जाकर के उसको चेताते हैं कि तुम हिंदू स्त्री हो, इससे पूरे समाज का नाम खराब होगा, ये क्या कर रही हो, तुम अपने शरीर को इस तरह से कैसे बेच सकती हो। सुमन यहां पर क्या कहती है कि मैं अपना शरीर बेच नहीं रही हूं, मैं तो सिर्फ नाचूंगी और गाऊंगी, लेकिन अपना शरीर में सुरक्षित रहूंगी। पाठक, ये बात छोड़ दीजिए कि पाठक इससे कितनी दूर तक सहमत होता है, लेकिन उसके भीतर जो स्त्री के शरीर की जो शुचिता, उसको बनाए रखने का जो दंभ है, या उसको बनाए रखने की जो कोशिश है, वो सुमन में दिखाई पड़ती है। बहरहाल सुमन को कोठे पर से उतार लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, और सुमन के लिए क्या उपाय किया जाता है? प्रेमचंद उसके लिए उपाय सुझाते हैं। वो उपाय कि एक ऐसा सदन हो जिसमें वेश्याओं की लड़कियां उन लड़कियों को पढ़ाने और उनकी देखभाल करने का काम सुमन करे। सुमन को यह कहा जाता है कि तुम्हारे भीतर जो मातृत्व है, सहनशीलता है, त्याग है, करुणा है, इन सारे गुणों को, इन सारी भावनाओं को तुम इन मातृविहीन लड़कियों को, इन अवैध कही जाने वाली संतानों को बांटो। और यहां पर आकर के प्रेमचंद कुछ समझ नहीं पाते कि एक स्त्री जो कि समाज को पतित करने के लिए पैदा नहीं हुई थी, लेकिन वो उस स्त्री का करें क्या, उस स्त्री का करें क्या? प्रेमचंद के पास उसको सेवा सदन की तरफ धकेलने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि उस स्त्री को वो अपनी बहन के पास भी जाती है। शांता, उस जो कि पतिव्रता है, सच्चरित्र है, पति के साथ रह रही है, पति सेवा कर रही है, बड़ी बहन सुमन उसे देख करके ईर्ष्या करती है, और ईर्ष्या इस रूप में करती है, वो कहती है कि जिसके पास पतिव्रत जैसा साधन है उसको किसी और साधन की जरूरत ही क्या है। और यहां आकर के फिर सेवा सदन की सुमन के पास घर लौटकर, वापस समाज में लौट करके जीने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक बार कोठे पर जाने से, एक बार तवाइफ के साथ जीने से उसकी सारी शुचिता, सारी मर्यादा नष्ट हो गई है। लेकिन इसके बरक्स ये देखिए कि उसी कोठे पर चढ़ने वाला सदन माफी मांगता है कि दोबारा नहीं जाऊंगा, और उसे समाज उसकी गलतियों को माफ कर देता है। स्त्री और पुरुष की शुचिता का जो सवाल है, वो सवाल कितने पुरजोर ढंग से आपके सामने आ रहा है, और कितना अंतर है। स्त्री को सांस्थानिक रूप से पतित बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, वो संस्था कौन सी है? वो संस्था है समाज। समाज ही उसे पतित बना रहा है।
अगर वो, और समाज ही उसे समाज से अलग रह करके उसके चरित्र की के शुद्धिकरण के प्रयास कर रहा है। प्रेमचंद को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो उस स्त्री का करें क्या। जहां तक रही विधवाओं के पुनर्विवाह की दृष्टि, प्रेमचंद ने 1905 में एक उपन्यास लिखा था प्रेमा में उन्होंने जो विधवा जो पात्र थी उसका पुनर्विवाह करवा दिया था। उसी उपन्यास को उन्होंने कुछ दिन के बाद दोबारा लिखा, और दोबारा लिख करके उसमें उन्होंने विधवा के पुनर्विवाह वाला प्रसंग जो था वो हटा दिया था कि विधवा उसका पुनर्विवाह नहीं हुआ। अब ये जो विधवा पुनर्विवाह का जो मसला था, इस पर भी हम ध्यान दें कि उस समय, जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे, उस समय उनके समकाल में जो गद्य लेखन था या उपन्यास लेखन था वो किस तरह हो रहा था, उसमें किस तरह से स्त्रियों की यौनिकता, स्त्रियों की इच्छा और स्त्रियों की से संबंधित समस्याओं का ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा था। इसके उदाहरण के तौर पर आप 2 उपन्यास देख सकते हैं, शरद चंद्र का चरित्रहीन और बंकिम चंद्र का कृष्णकांतार उइल, कृष्णकांत की वसीयत। कृष्णकांत की वसीयत में जो उसकी विधवा पात्र है रोहिणी, वो कहती है, वो बाल विधवा है, और वो कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण मैं पूरा जीवन लकड़ी के सूखे कुंदे की तरह से व्यतीत करूं। सवाल करती है वो। चरित्रहीन उपन्यास में प्रेमी तैयार है विवाह करने के लिए, लेकिन जो प्रेमिका है वो उस प्रेम को स्वीकार न करके और विवाह के लिए तैयार न हो करके पाठकों की सारी जो संवेदना है या सारी जो सहानुभूति है, वो सहानुभूति अपनी तरफ खींच लेती है, सिर्फ विधवा के पुनर्विवाह का विरोध करके। वो कहती है कि नहीं, हम पुनर्विवाह नहीं करूंगी। और यहीं पर पाठक के मन में ये संवेदना पैदा होती है कि नहीं, इसका पुनर्विवाह जरूर होना चाहिए। और जिसका अगला कदम है वही रोहिणी, जो कहती है कि मैं लकड़ी के सूखे कुंदे जैसा जीवन क्यों व्यतीत करूं। जहां पर गांधी ब्रह्मचर्य संबंधी प्रयोग करते हैं, तो वो जैसे स्त्रियों को बिल्कुल एक विमेन सेक्सुअलिटी को जैसे वो बिल्कुल पैसिव चीज मानते हैं कि वो एक्टिव है ही नहीं, वो बिल्कुल पैसिव है, उसके साथ कुछ भी किया जाए उसको कुछ महसूस ही नहीं होगा। ठीक इसी पैटर्न पर प्रेमचंद भी इस चीज को समझते हैं। प्रेमचंद भी वो सेवा सदन की सुमन को, उसकी यौनिकता को, उसकी इच्छा को, उसकी आकांक्षाओं को समझने के बजाय उसको सेवा सदन देते हैं। एक स्त्री अपनी इच्छा से अपने भीतर की करुणा को दूसरे के बच्चों पर बरसाना चाहे तो बरसाए। एक स्त्री अपनी इच्छा से किसी आश्रम में वृद्धों की सेवा करना चाहे तो करे, लेकिन एक स्त्री जिसको इसलिए सेवा करनी पड़े क्योंकि उसके पास उस सेवा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि समाज उसको अपने भीतर समाने के लिए, अपने भीतर ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं है। और यहां तक कि एक स्त्री की छोटी छोटी इच्छाएं, वो इच्छाएं कैसी हैं कि एक स्त्री की सुमन की इच्छा क्या है दरअसल? अच्छा खाना, अच्छा पहनना। और इन छोटी छोटी इच्छाओं के बदले वो कहां पर उसको ला करके खड़ा कर दिया जा रहा है, जहां पर कि उसको पूरा जीवन वहां पर प्रेमचंद की एक टिप्पणी है,
जहाँ पर कि सेवा सदन में सुमन है और लड़कियों की देखभाल करती है और लड़कियों को प्रार्थना गवाती है, वहाँ पर जब वकील साहब आते हैं जो कि निसंतान है, वो उनकी पत्नी आते हैं और वो बच्चियों से मिलते हैं और वहां पर वो शायद थोड़ा रोती भी है। वहां पर प्रेमचंद की टिप्पणी है कि वकील साहब तब सोचते हैं कि निसंतान स्त्री भी, मैं आपको वो टिप्पणी पढ़ देती हूँ जो जिससे कि ज्यादा सुविधा रहेगी, मेरी बात ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएगी। कि वो कहते हैं कि एक निसंतान स्त्री भी अपने पति के लिए शांति और प्रसन्नता का स्रोत हो सकती है। ध्यान दीजिए, पद्म सिंह कहते हैं, अब ये जो कथन है, इसकी पितृसत्तात्मक, इसकी पेट्रियार्कल जो टोन है उसकी तरफ हम ध्यान दें कि एक निसंतान स्त्री भी अपने पति के लिए शांति और प्रसन्नता का स्रोत हो सकती है। यानी कि आप मान करके चल रहे हैं कि जिस स्त्री की संतान नहीं है वो पति को अशांत करेगी, अप्रसन्न करेगी, आप ये मानकर चल रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी प्रसन्नता और अपनी शांति के बारे में न सोच करके वो पति की शांति के बारे में सोचती है और पति को ये जानने ही नहीं देती कि वो स्त्री कितनी अपने भीतर कितनी असंतुष्ट है संतान न होने की वजह से, इसको प्रेमचंद अप्रिशिएट करते हैं कि जहां पर स्त्री अपनी इच्छाएं, अपनी तकलीफें और अपनी छोटी छोटी जो कह लीजिए कि आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान न दे करके वो अपनी सारी संवेदनाओं, सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं को दबा करके बात करती है, तो प्रेमचंद उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेमचंद प्रगतिकामी नहीं है, प्रेमचंद प्रगतिशील नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये कि जिस एजेंडे के तहत उस समय गद्य लेखन हो रहा था, उस एजेंडे के तहत प्रेमचंद को जो परंपरा में या जो विरासत में जो किताबें मिली थी या गद्य लेखन मिला था, वो विरासत का जो लेखन था वो कंडक्ट बुक्स का लेखन था। हिंदी में देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती जैसे उपन्यास उनको विरासत में मिले थे। ये बात दूसरी है कि प्रेमचंद के अवचेतन का निर्माण करने में उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि अलिफ लैला के किस्से और हातिम ताई के किस्से और बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स ने जो कि उर्दू में थे, उन्होंने भूमिका निभाई। लेकिन क्या कारण था कि प्रेमचंद जब खुद उपन्यास लिखने में प्रवृत्त होते हैं तो उनके भीतर स्त्री को लेकर के, स्त्री को के प्रति एक सुधारवादी एजेंडा उनके ऊपर हावी है। जबकि इस मतलब बड़ी ही मजेदार बात है कि प्रेमचंद के सामने उदाहरण के तौर पर कंडक्ट बुक्स तो हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रेमचंद के सामने एक बड़ी किताब, मैंने जिसका जिक्र किया, मिर्जा हादी रुस्वा की उमराव जान भी है। उमराव जान अदा जो किताब लिखी गई, मिर्जा हादी रुस्वा खुद कहते हैं कि जो उमराव जान थी उससे बातचीत की उन्होंने। बातचीत करते करते वो उसका मसविदा तैयार करते रहे और उन्होंने अचानक एक दिन उमराव जान को दिखाया। उमराव जान शुरू में नाराज हुई कि नहीं, मेरी आत्मकथा नहीं लिखी जानी चाहिए। उनको उमराव जान को उन्होंने समझाया कि नहीं, ये लिखी जानी जरूरी है। तो उन्होंने थोड़ी सी तरमीम उसमें कर दी और उमराव जान का पूरा जीवन मिर्जा हादी रुस्वा सामने ले आए। मिर्जा हादी रुस्वा सामने लाए और उसमें उन्होंने मिर्जा हादी रुस्वा ने उमराव जान में कुछ बातों को बिल्कुल साफ साफ लिखा। जो बातें उन्होंने साफ साफ लिखी
वे प्रेमचंद का काम था लिखना मैडम, अप्रिशिएट करना पाठक का काम है। प्रवीण कुमार सिंह, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अप्रिशिएट करने के लिए नहीं, हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं, उस विश्लेषण को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो उमराव जान हैं वो तवायफों के पूरे जीवन पर कैसे तवायफों को शिक्षा दी जाती है। तवायफों जैसे कि अब्दुल शरीर ने एक किताब गुज़िश्ता लखनऊ लिखी और इस किताब में उन्होंने तवायफों की जो कैटेगरीज थी उनके बारे में बात की। उन्होंने बताया कि तवायफें चौधरानियां, खानगियां, इन रंडियां, इनकी अलग अलग कैटेगरी थी। इसको कैटेगराइज करते हुए उन्होंने कहा कि जो नाच गान से, गजलें कहकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी, पेशा नहीं करती थी, वे तवायफे थी। और जो शरीर बेचती थी, पेशा करती थी, उनको रंडी कहा गया। और वो स्त्रियां जो कि गृहस्थ स्त्रियां थी, परिवार में किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन थी और परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण बुर्का पहन करके बाहर निकलती थी और किसी न किसी तरह से एक आर्थिक अपने परिवार को मदद देने के लिए वे ये इस तरह का काम करती थी, जिसे आप देह श्रमिक कह सकते हैं। वो जो कार्य करती थी उनको खानगी कहा गया। अब्दुल शरीफ ने इनकी सारी कैटेगरीज पर बहुत अच्छे से उनका विश्लेषण किया। उसका विश्लेषण करते हुए वो ये भी कहते हैं कि कौन सी वो स्थितियां थी जिनके कारण स्त्रियां जो थी वो देह व्यापार अपनाने के लिए विवश थी, क्यों अपनाती थी। इनके कारणों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, एक तो शिक्षा का अभाव, दूसरी बात शिक्षा या और किसी तरह के से जुड़े हुए स्त्री के लायक, उसके मन माफिक, उसके सम्मान के लायक रोजगार का अभाव। स्त्रियों के लिए रोजगार नहीं था और ऐसी स्थिति में उन स्त्रियों के लिए ये देह श्रम करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। अगर एक स्त्री विधवा हो जाती है और अपने बच्चों को पालना चाहती है, उनका खर्च चलाना चाहती है, उसके पास खानगी बनने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। या तो वो अपने पति के भाइयों या उनके परिवार पर वो निर्भर रहे, और कई बार ऐसी स्थिति भी होती थी कि विधवा होते ही घर से बाहर धक्के मार करके निकाल दिया जाता था। इन स्त्रियों के बारे में बहुत तरीके से उमराव जान अदा में उसमें भी विश्लेषित किया गया, और मैंने आपको गुज़िश्ता लखनऊ जो किताब बताई उसमें भी इनका विश्लेषण किया गया। इसके साथ ही उमराव जान अदा एक ऐसी किताब है जिसमें 14 साल की अमीरन मौलवी साहब के पास उसकी शिक्षा होती है, दीक्षा होती है, और बाजार में रहने के कारण कितनी कम उम्र में उसने बाजार की भाषा, अपनी देह भाषा को बदलना, और जो ग्राहक या कह लीजिए जो कद्रदान, जो पुराने नवाब, धनी और गरीब फटी हुई शेरवानियों में, खाली जेबों में जो आते हैं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, ये उसकी जो ट्रेनर है, उसकी जो चौधराइन है, वो सिखाती है। वो ये बताती है कि जिन लड़कियों को तवायफ बनाया जाता था, उनको तवायफ बनाने के लिए और उनकी नथ उतारने की जो सेरेमनी होती थी, उस सेरेमनी का 1/3 चौधराइनें ले लेती थी। चौधराइन वो होती थी जो कि पूरे कोठे को चलाती थी। और ये जो तवायफ संस्कृति थी, इस तवायफ संस्कृति के बारे में बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स वो बताते हैं, और ये बताते हैं कि कैसे ये तवायफें अपने साथ अपने मातहतों को भूखों नहीं मरने देती थी। बूढ़ी वेश्याएं
जो तवाइफें बूढ़ी हो जाती थी, शरीर का काम करने के लायक भी नहीं रहती थी, उनको पेंशन देना, उस्तादों जो कि तबलची संगीतकार जो कि काम करने के लायक नहीं रह जाते थे, उनको भी पेंशन देना, उनकी दवा कराना, उनका इलाज कराना, उनके घर चलाना। ये तवाइफ संस्कृति एक मानवीय संस्कृति थी, जिस संस्कृति के बारे में बहुत विस्तार से इन्होंने लिखा। ये भी बताया गया कि हमेशा जिन्हें कोठा कहा जाता था वो ऊपरी मंजिल पर होते थे और नीचे की मंजिल पर साजिंदे और जो गाना बजाना करने वाले थे, फूल बेचने वाले, पान लगाने वाले, मिठाई बेचने वाले, इनका एक पूरा बाजार वहां पर बस जाता था। यानी ये एक कोठे के कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार वहां चलता था। और ये जो तवाइफें थी, ये एक बड़ी मात्रा में सरकार को टैक्स भी दिया करती थी। लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ? संक्रामक रोग अधिनियम 1868 के आसपास 67 के आसपास पास हुआ। जैसे ही इन स्त्रियों के ऊपर ये इल्जाम लगा कि ये क्रांतिकारियों को और विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दे रही हैं, वैसे ही इन कोठों की संस्कृति को तितर बितर कर दिया गया। इनको दी जाने वाली जो पेंशनें थी वो बंद कर दी गई और उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो स्त्रियां थी जिन्हें तवाइफ कहा गया, ये साधारण देह श्रमिक में रिड्यूस हो गए और धीरे धीरे जिसे आप वेश्यावृत्ति कहते हैं वो वेश्यावृत्ति आगे बढ़ने लगी। जो पूरी संस्कृति थी जिससे बहुत लोग रोजगार पाते थे, वो सारी संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई। और उसके साथ ही जो अदब था, जो सभ्यता थी, जो जबान की सफाई थी, वो सारी चीजें भी धीरे धीरे बिखरने लगी और खत्म होने लगी। ये जो तवाइफें थी, ये न सिर्फ भाषा सिखाती थी और बल्कि तहजीब भी सिखाती थी। ये एक तरह के संस्कृति के केंद्र के रूप में आ गई थी। लेकिन ठीक 20 साल के बाद जब प्रेमचंद सेवा सदन लिख रहे हैं, तो वो इस संस्कृति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। वहां तक आते आते आश्चर्य की बात है कि वहां तक आते आते इस तवाइफ संस्कृति का इतना पतन हो गया है कि प्रेमचंद ये कहते हैं। खूबी तो ये है कि सेवा सदन के 15वें प्रकरण में, 15वें अध्याय में एक अंश प्रेमचंद पूरा लिखते हैं। मैं आपको वो भी पढ़ करके सुनाना चाहूंगी कि वो लिखते हैं कि कि ये जो स्त्रियां हैं, इनको शहर से बाहर रखना चाहिए। ये जो तवाइफें हैं, इनको बाहर रखना चाहिए, इतना दूर रखना चाहिए कि लोग टहलने जाएं तो भी ये तवाइफें उन्हें ना मिले, क्योंकि ये समाज के युवा वर्ग को गलत रास्ता दिखाती। इन 20 सालों में 1899 से लेकर के 1919 के तक आते आते इन 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि प्रेमचंद को ये पूरी तवाइफ संस्कृति के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अपनी पात्र को एक शुद्ध शुचिता और यौनिकता की इच्छा, यौनेच्छा से विहीन एक स्त्री के रूप में चित्रित करना पड़ा। क्या प्रेमचंद के ऊपर कोई दबाव थे? प्रेमचंद किस तरह का एजेंडा ला रहे थे? अब ये भी बात अब बहुत ध्यान देने वाली है कि प्रेमचंद का जो बाज़ारे हुस्न का जो वर्जन है, उसमें ये पैराग्राफ नहीं है। उसमें ये कि स्त्रियां, ये ऐसी स्त्रियां जो हैं वो
विष की बेल के समान होती हैं और इन्हें शहर के बाहर ही छोड़ आना चाहिए, जहाँ की न हमारे जो नवयुवक है वो वहां टहलने जाएं तो भी उनको वो ना मिले। ये अंश बाजारे हुस्न में नहीं है। यानी प्रेमचंद जिन पाठकों तक सेवा सदन पहुंचाना चाहते थे, या उनको अंदाजा था कि कौन से पाठक उनका सेवा सदन पढ़ेंगे, वो कौन से पाठक थे जो हिंदी में पढ़ते, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। उन पाठकों के खास तरीके के उनके पक्ष में उन हिंदुत्ववादी एजेंडे के तहत प्रेमचंद एक चरित्र का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यह भी बात है कि प्रेमचंद इस चरित्र के माध्यम से, सेवा सदन के सुमन के माध्यम से आपके सामने एक ऐसा चरित्र भी रखते हैं कि एक स्त्री, कल्पना कीजिए कि एक स्त्री जिसके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, धन नहीं है, वो फिर भी आत्मनिर्भर बनना चाह रही है, और उस आत्मनिर्भरता के बनने के रास्ते में उसको कितनी बाधाएं झेलनी पड़ रही हैं। प्रेमचंद इन बाधाओं का बहुत विस्तार से विश्लेषण करते हैं, बहुत विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं कि जब स्त्री घर से बाहर निकलेगी तो उसे किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। सुमन के लिए, सुमन के संदर्भ में वो उन बाधाओं का विश्लेषण करते हैं कि महंत, वकील, समाज का हर व्यक्ति उस स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है जो कि अकेली जा रही है, अकेली रह रही है। प्रेमचंद के सामने यह समस्या है, और इसीलिए वो समाधान के तौर पर उनके पास कुछ था ही नहीं उस समय, सिवाय इसके कि वो एक सेवा सदन का निर्माण करें। ऐसा सदन जहां पर कि लड़कियां ही लड़कियां हो और उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन खपा दे, बिना ये सोचे कि उसकी अपनी इच्छाएं क्या रही होंगी, बिना इस पर विचार किए। प्रेमचंद उस स्त्री की जो यौन इच्छा है उसका अगर सम्मान करते भी हो, निजी तौर पर हो सकता है कि करते हो, लेकिन उन्होंने जिस एजेंडे के तहत उपन्यास लिखे उसमें उनके लिए उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया और बिल्कुल ही इस पर सोचने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। उनको शुचितावादी स्त्री, सती स्त्री, पति का ध्यान रखने वाली स्त्री, एक ऐसे पति को भी फिर से स्वीकार कर लेने वाली स्त्री जो कि वेश्यालय जाता रहा हो और वो पथभ्रष्ट हो गया हो और वो आकर के माफी मांग ले और उसको दोबारा से स्वीकार कर लिया जाए, और ये स्वीकृति प्रेमचंद के यहाँ है। तो ये जो एजेंडा था उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रेमचंद के मन में जो शुद्धतावादी जो विचार रहे होंगे, और ये जो शुद्धतावादी विचार थे, ये इन पर हमें देखना चाहिए कि उस समय चल रहे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का तो क्या कोई प्रभाव नहीं था, गांधी का क्या कोई प्रभाव था या नहीं था, इस पर भी हमें सोच लेना चाहिए। प्रेमचंद क्यों नहीं इतने बोल्ड हो पाए कि जैसे उन्होंने, अगर उन्होंने, ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उमराव जान अदा नहीं पढ़ा था, तो उमराव जान अदा जब उन्होंने पढ़ी होगी वो किताब, तो उस किताब को पढ़ने से भी प्रेमचंद को ये तो अंदाजा लग ही जाता कि 10 संस्करण जिसके तुरंत छप गए, वैसी किताब जिसको पाठकों ने हाथों हाथ लिया, उसमें कहीं भी, उसमें सिर्फ अंत के दौर में मिर्जा हादी रुस्वा ने इस बात का जिक्र किया कि अपने अंतिम दिनों में जब उमराव जान बूढ़ी हो गई तो वो
अकेली रहा करती थी और उसके पास जितना भी पैसा था उससे वो हज करने गई और लौटी तो उसने बहुत ही शांत और बहुत ही कह लीजिए कि पब्लिक लाइफ से बिल्कुल दूर उसने अपना जीवन बिताया। और उसमें उन्होंने उमराव जान के मुंह से ये बार बार दो तीन बार कहलवाया कि उमराव जान, जैसे उन्होंने कुछ प्रसंगों पर इसकी चर्चा की कि उमराव जान को उमराव जान जब देखती है कि उसके साथ की जो लड़की थी वो लड़की एक नवाब की पत्नी बन गई और उमराव जान नहीं बन पाए, तो उमराव जान सोचती है कि क्या किस्मत कि बिकी भी तो कहां, कोठे पर। दूसरी बात, फिर वो संबोधन करती है कि ए रंडियों, ऐसे कहकर संबोधन करती है। वो संबोधन करती है कि कभी भी तुम इस गलतफहमी में न रहना कि तुम्हें कोई प्रेम मिलेगा, कभी भी तुम इस गलतफहमी में न रहना कि कोई तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। इस गलतफहमी में रहोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये जो मिर्जा हादी रुस्वा इस उमराव जान के चरित्र का जब विश्लेषण करते रहते हैं और बताते हैं कि उमराव जान ये बातें कहती है कि इस तरह से वो अपने आगे आने वाली जो देह श्रमिक हैं या तवायफे हैं उनको वो चेतावनी दे रही होती है। तो इस चेतावनी के पीछे उसके मन के भीतर का वो दर्द है, वो पीड़ा है। वो प्रेम करना वो खुद भी चाहती थी, वो किसी की पत्नी बनना खुद भी चाहती थी, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सका। उसने कई बार कोशिश भी की लेकिन वो कोशिश में कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसने कोशिश तो की, यानी कि अपनी इच्छा से जीवन जीने की कोशिश तो की, वो नहीं हुई। उसने लिखाई पढ़ाई सीखी, मौलवी से सीखी और बाद में चल करके उसको बहुत ज्यादा वो शेर कहने लगी, मजलिसों में जाने लगी और उसका बहुत एक कह लीजिए कि साहित्यकार के रूप में उसका सम्मान होने लगा अवध में, लखनऊ में। अब प्रेमचंद के सामने ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहां पर कि वो सेवा सदन की सुमन के लिए कोई ऐसा कोई रास्ता ढूंढते या सुमन का कोई द्वंद्व ही दिखाते। प्रेमचंद के सामने शायद नहीं रहा होगा। और यहां पर एक मैं आपको कोटेशन पढ़ करके बताना चाहूंगी कि जब सेवा सदन की सुमन के बारे में उसके पिता को पता चलता है तो वो अपने दामाद से क्या कहते हैं कि यदि तुम ही उसकी जान ले लेते तो परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आ सकती थी। ध्यान दीजिए, मिर्जा हादी रुस्वा कहीं भी उमराव जान अदा की जान लेने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद का जो पुरुष है, ये पेट्रियार्क सोसाइटी है जहां पर कि उसका पिता जो खुद रिश्वत लेने के इल्जाम में चला गया और जिसके कारण की बेटी की शादी ठीक से नहीं हो पाई, वो पिता अपने दामाद से कहता है कि अगर तुम उसी समय, जिस समय सुमन ने घर के बाहर कदम रखा, उसी समय अगर उसको मार देते तो इतने सब नाटक का अंक ही नहीं खुलता, इतना नाटक ही नहीं होता, ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम्हें तो उसकी जान ले लेनी चाहिए थी। ये जो इसके भीतर छिपी हुई जो पितृसत्ताक टोन है, इस पितृसत्ताक टोन को पहचानने की जरूरत है। प्रेमचंद के सारे समूचे साहित्य को मुझे लगता है कि फिर से विश्लेषित करने की जरूरत है और वो स्त्री और पुरुष की यौनेच्छाओं का खुल करके वर्णन नहीं कर सकते, करना चाहते भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर जो सुधारवादी एजेंडे का प्रभाव है, वो एजेंडा उन्हें इन चरित्रों को जीवंत चरित्र बनने देने में कहीं बाधा महसूस करते हैं वो।
और ये चरित्र अपने में अपनी इच्छाओं और कामनाओं के साथ जद्दोजहद करते हुए ज्यादा जीवंत हो जाते अगर इन्हें प्रेमचंद खुला छोड़ देते। बाद में आगे चल करके प्रेमचंद ने जैसे गोदान में इन ऐसे चरित्र जो गढ़े, उन चरित्रों को उन्होंने खुला छोड़ दिया, और खुला जब उन्होंने छोड़ा है तो वहां पर वो चरित्र बहुत ही जीवंत हो उठे हैं। सुमन का जो चरित्र है उस चरित्र को हमें इस रूप में देखना चाहिए कि वो ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे थे प्रेमचंद, जहां पर कि स्त्री पुरुष अपनी छोटी छोटी कमजोरियों से मुक्त रहें, और एक राष्ट्र के निर्माण में एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना वो कर रहे थे जिसमें ये चारित्रिक कमजोरियां ना हो। चारित्रिक कमजोरियों को वो हटा देना चाहते थे, और शायद इसीलिए गांधी जी भी ब्रह्मचर्य संबंधी प्रयोग इसीलिए कर रहे थे। इन दोनों चीजों को जोड़ करके हम देखें तो हम नई दृष्टि से प्रेमचंद को पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप लोगों का? तारावती मीना जी, आपने कहा कि उमराव जान का उदाहरण देखकर महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि महत्वपूर्ण सवाल नहीं, बल्कि इसका प्रेमचंद को पर हमें ये प्रेमचंद को पढ़ते हुए उमराव जान अदा का, क्योंकि जो तवाइफ संस्कृति है वो तवाइफ संस्कृति 20 सालों के अंदर अंदर कैसे एक जो मुसलमान लेखक है उसके लिए वो तवाइफ संस्कृति का चित्रण करना सहज भी है, उसका विश्लेषण करना, स्त्री की यौन इच्छाओं का चित्रण करना सहज है, और वही एक जो हिंदू लेखक है उसके लिए उस तवाइफ संस्कृति का जिक्र भी न करना। इसके लिए अमृत राय ने कहा है, अमृत राय ने बहुत ही तटस्थ भाव से ये कहा कि प्रेमचंद के जो तवाइफों संबंधी जो अनुभव थे वो अनुभव उतने ही थे कि वो उनकी गलियों और बाजारों से गुजर जाया करते थे, सिर्फ इतने ही थे। जबकि मिर्जा हादी रुसवा वो उन कोठों पर जाया करते थे, मजलिसों और महफिलों में शामिल हुआ करते थे, तो वो उन्होंने उनके जो अनुभूत सत्य थे उसका उन्होंने चित्रण किया है। इसीलिए उमराव जान अदा एक अपने समय का ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास मैं मानती हूँ। रजनी रानी, आपने पूछा है कि मैम ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि लड़कियों को ये पेशा अपनाना पड़ा, क्या इसमें समाज का अपना स्वार्थ नहीं था? देखिए, जहां तक इच्छाओं का सवाल है, जिसमें यौन इच्छाएं भी आती हैं, ये तब से रही होंगी जब से मनुष्य बना होगा। लेकिन सभ्य कहे जाने वाले समाज में इन इच्छाओं पर नियंत्रण करने की जो अपेक्षा है वो समाज स्त्रियों से सबसे ज्यादा करता है कि उसे अपनी इच्छाएं किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसे ऐसे रहना चाहिए, उसे वैसे रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि स्त्रियां भी दूसरी स्त्रियों के लिए वे जब अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहें या व्यक्त करती हैं तो वो उनकी भी आलोचक होती हैं, क्योंकि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, पितृसत्तात्मक जो मानसिक संरचना है हमारी, उस मानसिक संरचना में हम स्त्री को एक मनुष्य के तौर पर देखते ही नहीं। और ये जो अपनाना है पेशा, देखिए संसार की कोई भी स्त्री इस्तेमाल होना नहीं चाहती, शायद कोई मनुष्य भी इस्तेमाल होना, कोट अनकोट, आप इस पर ध्यान दीजिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां अशिक्षा है, जहां बाहर जाने की छूट नहीं है, मान लीजिए कि कोई लड़की पढ़ना नहीं चाहती, नाचना गाना चाहती है, अपनी रुचियों का विस्तार करना चाहती है, समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। अब समाज में जब उसके लिए कोई जगह नहीं है तो वो तरह तरह के जो पेशे हैं वो बाजार में खड़ी होकर के कोई सामान नहीं बेच सकती। अब उसके लिए एक ही है, लोगों की नजरों का वो कांटा है
सामने अगर वो कहीं गली में जा रही है, कहीं बाजार में जा रही है, लोग उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे, तो उसने उसने तवायफ का पेशा अपना लिया कि चलो यहाँ पर कम से कम गाएंगे और नाचेंगे। मैंने आपको बताया कि खानगियां का भी शरर ने जिक्र किया है कि वो जो खानगियां होती थी वो घरों में से निकल के आई हुई गृहस्थी नहीं होती थी, जो कि तवाइफों के कोठों पर जाकर के, जिसे आप पार्ट टाइम जॉब करना कहते हैं, वो किया करती थी। क्या निहारिका, क्या पुराने समय से देह व्यवसाय केवल स्त्रियों द्वारा किया जा रहा है या पुरुषों द्वारा अपनाए जाने की खबर भी आती है? इसका सूत्र इतिहास, जी बिल्कुल, पुरुष भी करते रहे हैं देह व्यापार, और ये भी देख लीजिए कि जिसे हम थर्ड जेंडर कहते हैं वो भी इसमें शामिल है। और कोई सवाल अगर आपका हो तो कृपया बताएं। हाँ बिल्कुल, गौरव भारती, आपने कहा है कि अंग्रेजों के आने के बाद ये देश श्रमिकों में तब्दील हो गई। देश श्रमिकों में ऐसे तब्दील हो गई कि मैं आपको बताऊं कि इन स्त्रियों को जो कि अंग्रेजों की छावनी में, जिनको इन तवायफों को जब इनके डेरे उखाड़ दिए गए और इनको कहा गया कि आप ब्रिटिश छावनियों के पास जाकर के अपना अपना काम करें, और उन्हें एक रेगुलर इंटरवल पर अपने शरीर का चेकअप करवाना पड़ता था, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, और संक्रामक रोग अधिनियम भी लागू हुआ। ये जो सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, ये इनमें से अधिकांश जो तवाइफें थी वो पुलिस को और नर्सों को पैसा दे करके उनको ऐसे ही सर्टिफिकेट ले लेती थी बिना चेकअप करवाए ही। और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1857 में जितने सैनिक गदर के दौरान नहीं मारे गए, उससे तिगुने सैनिक इन छावनियों में यौन रोगों से और संक्रामक रोगों से उनकी मौत हुई। मुझे आपने और कोई सवाल अगर हो तो कृपया बताएं। आप लोगों की आवाज तो मैं सुन नहीं सकती हूँ। तो सौरभ सिंह ने पूछा है कि पितृसत्तात्मक मूल्यों के साथ प्रेमचंद को प्रगतिशील कहना कितना सार्थक है? मुझे लगता है कि प्रेमचंद बिल्कुल प्रगतिशील है। प्रगतिशील नहीं होते तो सुमन जैसे चरित्र की रचना क्यों करते? सुमन जैसा चरित्र, ये जो चरित्रों के साथ लेखक का खुद का विकास करना है, यही तो रचना धर्मिता है। हर एक चरित्र के साथ लेखक खुद को परखता चलता है। अपने चरित्रों के डायलॉग्स और कथोपकथन के माध्यम से वो खुद से बहस करता है और खुद का परिष्कार और खुद को और ज्यादा आगे तरक्की पसंद बनाता है। प्रोफेसर कालिदास ने लिखा है, ये आंकड़े देंगी आप, ये आप ले सकते हैं, मैं आपको आंकड़े दे दूंगी। आप एक किताब स्त्री संघर्ष का इतिहास देख लीजिए, राधा कुमार की, उसमें इस बात का रेफरेंस है। राकेश गीता जी, मैं आपको आपने जो सवाल पूछा है कि सेवा सदन का आदर्श अगर इतना ही सरल होता तो शायद ये सब समाप्त हो गया होता। तो ये अब मेरे अपने विचार मैं पहले बता चुकी हूँ, शायद आप देर से आए होंगे, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। कविता मल्होत्रा ने कहा है कि कोठे पर जाने के बाद सुमन को समाज में स्वीकृति नहीं मिल पाती। इसका भी जवाब मैं दे चुकी हूँ, अगर आप मेरा व्याख्यान सुनेंगे तो उसमें इस बात पर मैंने चर्चा की है कि हिंदू और मुस्लिम स्त्रियों के प्रति दोनों के प्रति जो एटीट्यूड था, इसमें फर्क को देखिए। जो मुस्लिम समाज था वो तवाइफों के प्रति उतना रूढ़ और उतना कूढ़ मगज नहीं था जितना हिंदू समाज।
इसीलिए मैंने उमराव जान अदा का उदाहरण दिया कि उमराव जान अदा से अगर आप इसकी तुलना करें तो मुस्लिम समाज में एक स्त्री, अगर आप कभी कल्पना कीजिए कि ये सुमन हिंदू स्त्री न होकर के मुस्लिम स्त्री होती तो क्या ये हिंदू समाज के जो रक्षक विट्ठल दास वहां पर उसके पास कोठे पर गए और उसको समझाने के लिए गए, क्या वो जाते? चैताली, मुझे आपका प्रश्न नहीं दिख रहा, मैं अभी ढूंढती हूँ आपने क्या पूछा है। हाँ, ईश्वर वह दिन कब लाएगा कि हमारी जाति में स्त्रियों का आदर होगा। गजानन, इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, जबकि यहाँ स्त्री को कई उपाधियों से नवाजा गया है। देखिए, ये जो गजानन का कहना है कि हमारी जाति में स्त्रियों का आदर होगा, तो ये आदर तो वो खुद ही नहीं कर पाते ना। मनुष्य अपनी भूलों से, अपनी गलतियों से उत्तरोत्तर सीखता है। गजानन को ये कि ये जो स्वीकारोक्ति है, ये उपन्यास के उत्तरार्ध में है, प्रारंभ में नहीं है। शुरुआत में वो बजाय सुमन को समझाने के, या सुमन जब चिक से झांक झांक करके आने जाने वालों को देखती है तो उसकी मानसिकता को समझने के वो ये कोशिश करता है कि घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो ढका रहे। वो कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा लाने की भी कोशिश करता है, और भी कई तरह के काम भी करने की कोशिश करता है जिससे कि घर का खर्चा चल सके, लेकिन वो नहीं चलता। यहां पर प्रेमचंद अनमेल विवाह की तरफ इशारा करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ इशारा करते हैं। प्रेमचंद ये बताते हैं कि अनमेल विवाह, शिक्षा का अभाव, ये सारी वो चीजें हैं जिसके बारे में आप देखिए कि 1869 में जो डिप्टी नजीर अहमद ने किताब लिखी थी, उस किताब में उन्होंने ये कहा था कि एक स्त्री जो कि शिक्षित है वो कम खर्च में घर चला सकती है। सुमन अर्ध शिक्षित है, या कह लीजिए सिर्फ साक्षर है, इसलिए उसको समझ नहीं आता कि उसके पति की तनख्वाह कम है और उसको कैसे रहना है। दूसरी बात ये कि ये जो प्रश्न है कि ईश्वर वह दिन कब आएगा कि हमारी जाति में स्त्रियों का आदर होगा, अब यहाँ पर एक ये सवाल है कि सुमन जब अपने घर की खिड़की से झांकती है, चिक से झांकती है, और आने जाने वाले शोहदे उसको प्रेमचंद ने कहा है कि लोग रुक रुक कर उसकी तरफ देखते हैं। एक तो सुमन सुंदर है, आकर्षक है, स्त्री आकर्षक है, और वो चिक से उठा करके देखती है। तो यानी प्रेमचंद पर्दा प्रथा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पर्दा इतना ज्यादा है जहां पर कि उन युवकों को भी स्त्री खुले में देखने को मिलती नहीं है, और जब मिलती है कि कोई स्त्री चिक उठा करके देख रही है तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। पति को ये पता चल जाता है। तो ये तो हमारी कुरीतियां हैं, क्योंकि एक स्त्री से आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो 24 घंटे घर के भीतर रहे, पर्दे में रहे, न धूप उसको मिले, न उसको हवा मिले, और वो खुश रहे। सुमन को कोई संतान भी नहीं है, सुमन की कोई शिक्षा भी नहीं है, उसके पास कोई रोजगार भी नहीं है, उसका पति उससे उम्र में बहुत बड़ा है, उसके पास क्या काम है? उसके पास कोई काम नहीं है। वो अपना मन बहलाने के लिए एक मनुष्य तो चिक के बाहर झांक ही सकता है। बाद में चल करके उसका जब अपमान होता है और ये महसूस करता है वो कि उसने जो घर छोड़ दिया सुमन के जाने के बाद, सामाजिक अपमान के भय से, वो इस बारे में कहता है कि हम ईश्वर जाने कब हमारे समाज में स्त्रियों का आदर होगा। आदर की जरूरत ही नहीं है, समानता का हक दिए जाने की जरूरत है। और कोई सवाल आपका यदि हो तो आप करें। तारावती मीणा जी, ये आप ये उपन्यास अगर पढ़ेंगी सेवा सदन, तो आपको ये चिक जो बांस के पतले पतले
खपचियाँ ले करके उसके ऊपर कपड़ा मढ़ दिया जाता था, जिससे कि थोड़ी थोड़ी हवा भी आती रहे और पर्दा भी बना रहे। तो ये पर्दा, ये चिक का आज हम इसे ब्लाइंडर कहते हैं, जगह जगह मिल जाते हैं। ये उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। आप लोग, प्रज्ञा रोहिणी जी, आपने लिखा कि त्रिपुरारी शर्मा का नाटक किस्सा अजीजुन्निसा का एक तवायफ के क्रांतिकारी रूप को सामने लाता है। हाँ बिल्कुल, मैंने इसकी चर्चा की है कि 1857 के दौरान बहुत सारी ऐसी तवायफें थी जिन्होंने अपने कोठों पर क्रांतिकारियों को और जो हिंदुस्तानी पक्ष में जो लोग थे उनको शरण दी, और इसी की वजह से अंग्रेज सरकार इनके पीछे पड़ गई थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये भाषण सुना। शुक्रिया, नमस्कार।